मिस्टर सुशांत मुदगल, डायरेक्टर ऑफ यूनियन पैक स्टील्स। सो आज पॉडकास्ट होगा एक बहुत प्यारा सा टॉपिक, भी बहुत प्यारे प्यारे रखे हैं इन्होंने। और इनफैक्ट इन्होंने क्या रखे हैं वो मैंने रखे, मैंने इनके साथ डिस्कस किया था, इन्होंने बहुत सारे पॉइंटर बता दिए थे। तो देखो, बीइंग एज अ डायरेक्टर, और ये सेकंड जनरेशन है अपने ब्रांड की, है ना जी, सेकंड जनरेशन है, तो इनसे बहुत कुछ हमें सीखने मिलेगा कि क्या कर सकते हैं, कैसे करना चाहिए, क्या होना चाहिए। एक्चुअल में अगर आप अपना बिजनेस शुरू करने वाले हो तो उसके अंदर पैसा, बिजनेस माइंडसेट या बैकअप, क्या क्या जरूरी है, क्या क्या जरूरी नहीं है, वो सारे पॉइंट्स आज क्लियर करेंगे हमारे सुशांत के साथ। तो सुशांत, कैसे हो आप? एकदम बढ़िया। आप कैसे हो? एकदम बढ़िया। चलिए शुरू करते हैं। तो चलो, अच्छा सुशांत, सबसे पहले आप अपने बारे में बताओ कि आप क्या करते हो, मतलब आप किस बैकग्राउंड से आते हो, सारी चीजें बताओ ताकि थोड़ा और समझ पाए हम चीजों को कि एक्चुअल में आप इस ब्रांड के, अपना जो ब्रांड है उसको बढ़ाने के लिए आपने कैसे स्टार्टिंग से प्रिपरेशन करी है। एक करंटली तो अभी मैं फैमिली बिजनेस हैंडल कर रहा हूँ, तो स्टेनलेस स्टील में डील करते हैं हम जिसमें, और इसके बारे में मैंने ऑलरेडी डिटेल में बता दिया, इसमें ज़्यादा घुसेंगे नहीं। मेरा बैकग्राउंड रहा है इकोनॉमिक ऑनर्स, उसके बाद मैंने फाइनेंस परस्यू किया। उसको मैंने ज़्यादा परस्यू मतलब जॉब वॉब नहीं करा फाइनेंस में ज़्यादा। एज ए रिसर्च एनालिस्ट मैंने 6-7 महीने जॉब किया, फिर उसके बाद मैं अपने फैमिली बिजनेस में आ गया। अभी मैं 1.5-2 साल से फाइनेंस में कैसे चले गए, मतलब जब पता था कि ऑलरेडी बिजनेस है? देखिए, फाइनेंस में मेरा पर्सनल इंटरेस्ट था। अच्छा। पर्सनली मैं फाइनेंस को परस्यू करना चाहता था, सर्कमस्टांसेस वैसे नहीं रहे कि मैं उसको कर पाया क्योंकि फैमिली बिजनेस में मेरे ख्याल से ये रहता है कि एक एज के बाद आपको उसको टेक ओवर करना ही पड़ता है। हाँ। और मेरा टाइम ज्यादा से ज्यादा जल्दी आ गया था मेरे हिसाब से। जब तक मेरे को पता चला कि मैं कुछ और परस्यू कर सकता हूँ, इतने में मेरे को वो टेक ओवर करना हो गया। तो पहले अप्रोच फादर साहब ने कैसे करा होगा आपको कि मतलब कि सुशांत एक काम कर, सब छोड़ गले पे बैठ जा? नहीं, उनका ऐसा नहीं था। आज भी फिर? वो मेरे को यही बोलते हैं कि अगर तेरे को इस बिजनेस में और भी कुछ, मतलब इसके अलावा भी कुछ और इंटरेस्टिंग लगता है जो और पैसा कमा के देखेगा, हम तो देखिए बिजनेस माइंडसेट से सोचते हैं हम तो बिल्कुल कि उनको लगता है कि इसके अलावा तेरे को ऐसा कोई बिजनेस मिलता है जो तेरे को ज्यादा पैसा दे, तेरा खुद का दिमाग चले, तो उसमें जा बिल्कुल। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि तू इसी बिजनेस से बैठे। ये तो मेरा चालू किया हुआ है, उन्होंने क्लियर बोला। ये तो मेरा डिसीजन था कि हाँ यार, मेरे फादर ने इतना मेहनत करी है इस पे ऊपर, इतना सैक्रिफाइसेस करे हैं, तो मेरे को इसको अच्छे हाइट्स तक लेके जाना चाहिए। और मेरे ख्याल से एज अ फादर उनको भी अच्छा लगेगा कि यार मैंने इतनी मेहनत करी है तो इसको भी मेरा बेटा आगे लेके जा रहा है, तो उनके भी मन में एक अलग ही खुशी होगी मेरे हिसाब से। अच्छा, तो अभी कोई दूसरा ब्रांड भी सोच रहे हो आप? देखिए, बिजनेसेस तो काफी मेरे माइंड में रहते हैं, मैं उसका ज्यादा खुलासा नहीं करूंगा। मतलब अपकमिंग में कुछ आ सकता है? हाँ, अपकमिंग में कुछ भी आ सकता है। अच्छा, कब तक एक्सपेक्ट कर ले, कब तक आ सकता है? देखिए, टाइम लगती है, अच्छी चीजें को बनने में टाइम लगता है। तो अच्छा, 1.5-2 साल कहीं नहीं गया मेरे हिसाब से। तो मतलब अभी कुछ आने वाला है, बट अपकमिंग में क्या है? स्टेनलेस स्टील से रिलेटेड है, क्या है? नहीं, स्टेनलेस स्टील से रिलेटेड नहीं होगा वो। अच्छा। देखिए, ये तो है ही, इसमें मैं ऑलरेडी काफी वर्किंग कर रहा हूँ इसमें, तो इसके अलावा मैं कुछ सोचना चाह रहा हूँ, तो मैं उसके बारे में ज्यादा बोलूंगा नहीं। जब आएगा वो दिख जाएगा, और वो ऐसा ही होना चाहिए कि ऐसा कुछ क्रिएट करें कि मेरे को बताने की जरूरत ना पड़े, वो आपको दिख जाए। अच्छा सुशांत, आप मुझे सबसे पहले एक चीज बताओ, जैसे आप सेकंड जनरेशन हो, आपने बताया फर्स्ट जनरेशन से एक हेल्प मिल जाती है कि ऑलरेडी स्टेबल बिजनेस मिलता है, आपको बस उसे और अच्छे से आगे बढ़ाना होता है। तो स्टार्टिंग में आपको क्या चैलेंजेस फेस करने मिले और क्या आपको प्लस पॉइंट्स मिले, क्या बेनिफिट्स मिले, आप दोनों चीजें बताओ। देखिए, लेगेसी बिजनेस को टेक ओवर करना, उसमें बेनिफिट ये रहता है कि बेसिक्स आप किसी की हेल्प से भी कवर कर सकते हो। मेरे फादर भी थे, और भी जो काफी टीम है मेरी, वो काफी पुरानी है, तो उनके साथ मतलब एक तरह से फैमिली रिलेशनशिप ही है। वो मेरे को बहुत अच्छे से समझाते हैं। उन्होंने दो ऐसा बोला था कि भाई हम देखो स्पून फीडिंग नहीं करेंगे, उन्होंने, मेरे पापा ने क्लियरली बोला था। जैसे कोई होता है कि यार मैं तेरे को बैठा के समझाऊं कि हाँ ये चीज ये होती है, ये होती है, वो उन्होंने मेरे साथ ये किया ही नहीं। अच्छा। उन्होंने मेरे को सीधा बोल दिया, दे भाई मैं तेरे को बैठा के सिखाने नहीं वाला हूँ। अच्छा, तू अपने आप देख क्या चल रहा है यहाँ पे और सीख। अच्छा, मैं तेरे को कुछ नहीं सिखाऊंगा। अच्छा, उन्होंने साफ मना कर दिया? साफ मना कर दिया था उन्होंने, बोला मैं कुछ नहीं सिखाने वाला तेरे को यहाँ पे, फिर तू ऑब्जर्व करेगा यहाँ पे क्या हो रहा है। या फिर फादर को पता था आप बैकग्राउंड किसी और से आते हो? हाँ बिल्कुल। फिर भी इतनी नाइंसाफी। इन्होंने, जब उनको मैंने ये बोला कि मेरा बैकग्राउंड इंजीनियरिंग नहीं, क्योंकि देखिए लाइन बिल्कुल इंजीनियरिंग वाली है, जिसका बैकग्राउंड हो उसको बहुत हेल्प मिलती है। तो मैंने पापा को जब बोला कि देखिए मैं भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ नहीं, मैं तो बिल्कुल ही डिफरेंट है, मैं तो कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ। बोला मैं कौन सा हूँ? मैं भी तो कॉमर्स बैकग्राउंड का ही हूँ। अच्छा, उन्होंने बोल दिया? हाँ, उन्होंने भी बीकॉम किया हुआ है, उन्होंने कोई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड नहीं है। अच्छा, उन्होंने तो मास्टर्स भी नहीं किया। अगर वो मेरे को बोल सकते थे भाई मैंने तो मास्टर्स भी नहीं किया, तूने मास्टर्स भी किया हुआ है, अच्छा, तो ज्यादा एक्सपोजर है।
उन्होंने तो वो भी नहीं किया हुआ, पर उनको इंडस्ट्री में रह रह के इतनी नॉलेज हो गई है कि भाई आपको मैं झूठ नहीं बोलूंगा या मैं एग्जैजरेट करके नहीं बोल रहा, आजकल के टाइम पे जब वो किसी से डील करते हैं ना तो इंजीनियर भी उनकी नॉलेज के सामने फेल हो जाते हैं, ऐसी हालत है। वो काफी टाइम से भी तो कर रहे हैं वो, और स्टिल अभी कर ही रहे हैं। तो ऐसी आप इंडस्ट्री में ऐसे देखेंगे काफी, मतलब नॉट इन माय इंडस्ट्री, पर बाकी इंडस्ट्री में भी देखेंगे कि जो टेक्निकल बंदे हैं ना उनको ज्यादा नॉलेज होता नहीं है, वो बस उस पोजीशन में बैठे हुए हैं। और जब आप उनके साथ बेसिक बात भी करेंगे ना तो उनको वो नहीं पता होता, और नॉर्मली किसी बंदे को भी पता है। वो तो थ्योरी और प्रैक्टिकल में फर्क होता है, बहुत फर्क होता है, जमीन आसमान का फर्क है। तो सर ने हमने आपके फादर साहब ने तो थ्योरी प्रैक्टिकल कर रखा है, और आप थ्योरी से चल रहे हो। थ्योरी से चल रहा हूँ, प्रैक्टिकल देखिए बहुत टाइम लगता है उसको करने में, धीरे-धीरे चल रही है, और वो इतना डिफिकल्ट लगता है ना, बंदा मोटिवेट नहीं होता है ऑलरेडी कि यार मैं उसको करूं नहीं करूं, कैसे करूं, फिर करूं भी है बहुत बड़ी इस टाइम पे, तो कि अगर वो नहीं किया तो आपका बेसिक नहीं क्लियर हुआ, थ्योरेटिकल तो आप कुछ भी बोल लो, टेक्निकल से जब आप उसको बैकिंग नहीं दोगे तो वो कुछ भी नहीं है। सही बात है, वो बहुत जरूरी है। अच्छा मुझे बताओ, आपको क्या लगता है कि फाइनेंशियल फ्रीडम और बिजनेस फ्रीडम में क्या फर्क है? जैसे कि आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो तो फाइनेंस आपसे बेटर तो कोई समझ नहीं सकता, ऊपर से आप बिजनेस करने वाले हो, मतलब सॉरी कर रहे हो ठीक है, सॉरी यार कोई नहीं बिजनेस कर रहे हो आप, ठीक है, तो क्या लगता है दोनों में क्या डिफरेंस हो सकता है? ये फाइनेंशियल फ्रीडम में तो देखिए आपके पास स्पेंडिंग कैपेसिटी आ जाती है कि यार मैं कोई भी खर्चा जो है वो अपने हिसाब से कर लूं, मेरे को किसी पे डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है, मेरे को किसी तरफ देखने की जरूरत नहीं कि भाई ला मेरे को पैसे मिलेंगे तब मैं खर्चा करूंगा, अपने दम पे कमा रहा हूँ, अपने दम पे खर्चा कर रहा हूँ। बिजनेस फ्रीडम, यहाँ तक कि जो मैं अभी बिजनेस में हूँ तो मैं बता पा रहा हूँ कि बिजनेस फ्रीडम ये है कि आप डिसीजन मेकिंग में आपका पूरा हाथ है, हाँ, जो भी फिलहाल मेरा है। स्टार्टिंग में नहीं था मेरा हाथ, पर अब जैसे जैसे मैं ग्रो कर रहा हूँ काफी डिसीजन मेकिंग मैंने ले लिया, और यहाँ तक कि काफी मतलब 90 to 95% मैं बोलूंगा मेरे अंडर ही आती है। तो फर्क यही है, बिजनेस फ्रीडम के साथ ये है कि फाइनेंशियल फ्रीडम भी ऑटोमेटिकली आ ही जाती है, क्योंकि ऑब्वियसली बिजनेस में बैठे हैं तो कमा भी रहे हैं, जेब में भी मेरे आ ही रहा है, तो मैं अपना खर्चा तो ऑब्वियस उठा रहा हूँ, घर का भी उठा ही लेता हूँ आराम से। अच्छा, तो बिजनेस फ्रीडम के साथ फाइनेंशियल फ्रीडम भी आ जाती है, पर जो लोग जॉब कर रहे हैं उनके पास फाइनेंशियल फ्रीडम तो जरूरी है, पर उनको ये मेरे को लगता नहीं है बिजनेस फ्रीडम होगा, मतलब या फिर अपने रोल के नहीं हो पाता ना, डिसीजन ले सकते, वो अपने यार एक बाउंड्रीज में बैठे हैं ना, तो वो उस चीज को कर नहीं पाते होंगे। तो बिजनेस फ्रीडम में तो डिफरेंट आ जाता है। मैं किसी को डिमोटिवेट नहीं कर रहा जो जॉब कर रहा है, जो अपनी जगह है वो कोई सोच समझ के ही काम कर रहा है। ये कई लोगों को 9 to 5 भी ब्रो बहुत पसंद आता है। हाँ, बहुत अच्छा। देखिए मेरे को भी अगर आज के टाइम में बोलेगा कि बिजनेस में 9 to 5 करना है तो मैं तो एवर रेडी हूँ कि भाई 9 to 5 करा लो मुझसे, और ऐसा वर्क नहीं करता है बिजनेस में। कोई वर्किंग आवर्स, देखो मेरे पर्सनली तो वर्किंग आवर्स नहीं है, बाकी एम्प्लॉयज के वर्किंग आवर्स हैं। ये डायरेक्टर अगर वर्किंग टाइम के अकॉर्डिंग चलने लग गया तो फिर तो एग्जाम्पल ही गलत सेट हो गया ना। हम तो काम टाइम के हिसाब से काम नहीं कर सकते। यही बात सही। अब भाई जब आप काम नहीं करोगे चीजों में तो आप कैसे दूसरों को? मेरे को तो एग्जाम्पल सेट करना है। किसके लिए? मतलब जो अगर देखिए पॉडकास्ट बना रहे हैं तो काफी यूथ भी देख रहे होंगे। हाँ, सही बात है। तो उनको भी ये होना चाहिए कि ऐसा ना समझे कि एम्प्लॉय जल्दी जा रहा है तो यार मैं भी जल्दी निकलूं। नहीं भाई, तुम्हारे ही काम है। काम तो तुम्हारा ही है, वो तुम्हारे लिए काम करके गया। हाँ, वो तुम्हारे लिए काम करके, वो तो देखे कोई भी एम्प्लॉय हो वो तो तनख्वाह पे चल रहा है ना। सही बात। उसको तनख्वाह मिल रही है, आपको भी जैसे तनख्वाह मिल रही है तब उसके लिए काम कर रहे हो। उससे ज्यादा काम कराऊंगा तो आप भी बोलोगे सुशांत सर ज्यादा काम हो रहा है, ओवर टाइम करा रहे हो मुझसे, है ना। तो पर मेरे को क्या है, मैं ज्यादा काम करूंगा, मैं ज्यादा डील लेके आऊंगा, मेरी जेब में ज्यादा पैसा जाएगा। बिल्कुल सही बात। मेरा कोई फिक्स्ड रेम्यूनरेशन तो है नहीं, जैसे जैसे मैं ज्यादा कमाऊंगा वैसे वैसे मेरी जेब में आएगा। सही बात है। टाइम की बाउंड्रीज ना डायरेक्टर और को फाउंडर या ब्रांड को बनाने वालों के लिए नहीं होती है। तो एम्प्लॉय और फिर डायरेक्टर में फर्क क्या रहेगा? फर्क वही। सुशांत, आप जैसे बिजनेस कर रहे हो तो कई बार होता है अप एंड डाउन बिजनेस में होते ही हैं यार, कि ये तो है नहीं 24/7 आप सिर्फ बिजनेस में प्रॉफिट ही कमाओगे। तो जब थोड़ा सा बिजनेस डाउन होता है तब आप उस टाइम पे चीजों को कैसे संभालते हो? लाइक सैलरीज निकालनी हो गई, अपने एक्सपेंस हो गए, रेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, 100 चीजों के खर्चे तो है ही हैं। बट बीइंग एज अ सेकंड जनरेशन आप कैसे संभालते हो उस चीज को? देखिए सैलरी और जो आपका खुद का घर खर्चा हो गया, सीधी बात बोलते हैं, वो तो इजीली निकल जाता है। सैलरी में टचवुड आज तक कभी भी कोई दिक्कत नहीं आई है। सैलरी तो इजीली कंपनी आराम से निकाल लेती है, और डाउन टाइम भी उतना नहीं होता। कंपनी कैश पे अच्छा बैठती है,
तो कैश क्योंकि ट्रेडिंग बिजनेस में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मार्केट जब नीचे गया तो आपको उस टाइम पे अच्छा जो भी आपको प्रोक्योर करना है वो आप करिए उस टाइम पे, क्योंकि इवेंचुअली तो कमोडिटी है एक तरह से स्टेनलेस। अच्छा, स्टेनलेस स्टील इंडस्ट्री में डाउन टाइम कब आता है? लाइक कई हर इंडस्ट्री का एक डाउन टाइम ऐसा फिक्स टाइम नहीं। देखिए सीजनल बिजनेस तो है नहीं कि इस टाइम पे लोग कम परचेस करेंगे इस टाइम पे ज्यादा करेंगे, कोई सीजनल बिजनेस तो है नहीं। तो इसमें डिपेंड करता है प्रोजेक्ट कितने निकल रहे हैं, सारा प्रोजेक्ट बेसिस पे ही चलता है। जिस टाइम कम प्रोजेक्ट निकल रहे, प्रोजेक्ट में डिसीजन मेकिंग बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, कभी कभी होता है कि फंडिंग नहीं मिल रही है प्रोजेक्ट को, तो उसमें टाइम लग जाता है। जो 2-3 महीने में हो जाने चाहिए क्लियर, वो 6-7 महीने लग रहे हैं, तो उस टाइम पे तब तक कोई भी प्रोक्योरमेंट नहीं हो रही है प्रोजेक्ट के साइड से। तो उसका डायरेक्ट जो इम्पैक्ट आता है वो मैन्युफैक्चर के बाद ट्रेडर पे आ जाता है सीधा। तो ट्रेडर भी मैन्युफैक्चर से लेके देगा, सही बात है। मैन्युफैक्चर के पास ऑर्डर नहीं आ रहे, मतलब ट्रेडर को नहीं मिल रहा है ऑर्डर, यही है। तो स्टेनलेस स्टील देखिए कमोडिटी है, जो भी डाउन टाइम आ रहा है वो टेम्परेरी है, आगे जाके तो कमोडिटी के प्राइस अप हो ही जाते हैं, है ना, क्योंकि ये ऐसा मेटल है जो आगे जाके आपको ज्यादा कंजम्पशन में दिखेगा ही दिखेगा। तो जो डाउन टाइम आता है वो तो एक तरह से मेरे ख्याल से गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि अगर आपको कोई स्टॉकिंग करनी है तो उस टाइम स्टॉकिंग करनी चाहिए, और उस टाइम पे अगर आप कैश पे नहीं बैठे हो तो फिर आपको दिक्कत है। आप फिर आप अपने डेटर्स पे डिपेंड कर रहे हो कि यार जब तक उनका वो पेमेंट क्लियर नहीं करेंगे तब तक तो मेरे पास कैश नहीं आएगा और मैं खरीद नहीं सकता। तो इजीली बाकी सब तो एक्सपेंसेस मीट आउट हो ही जाते हैं, ऐसे कोई इशू नहीं आता है हमें। मतलब कोई ऐसा इशू आता नहीं आता, क्योंकि ऑब्वियसली बात है सीजन बेस्ड थोड़ी अपना काम है, 24/7 पे होना ही होना है। 365 डेज एकदम चलना ही बिजनेस है, कोई सीजन। अच्छा, एक चीज जैसे मान लो हम सप्लायर हैं, अब सप्लायर में और मैन्युफैक्चरर्स में पहले तो आप डिफरेंस बताओ, क्योंकि देखो एक कोई प्लांट बना रहा है पूरा, उसने कम से कम नहीं तो उसने लाखों करोड़ों का इन्वेस्टमेंट पहले वो करेगा, तो वो उतना ही माल अगर वो सप्लायर की जगह अगर डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से ले तो वो ले ज्यादा उसे बेनिफिट नहीं होगा, तो फिर वो सप्लायर से क्यों लेता है? फिर भी देखिए सप्लायर से इसलिए लेता है क्योंकि मैन्युफैक्चरर होता है क्या करता है, जैसे मैं ट्रेडर हूँ, मैं ट्रेडर के पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूँ। मैंने मैन्युफैक्चरर को बताया कि यार मेरे को ये मटेरियल चाहिए, ठीक है, उसके पास अगर स्टॉक में हुआ, पुराना स्टॉक हुआ, तो वो आपको अच्छा रेट ऑफर कर देगा, मेरे को भी ऑफर कर देगा, और अगर इनकेस कोई बाहर से भी प्लांट कोई बना रहा है, उसकी रिक्वायरमेंट है उतनी बड़ी, तो उसको भी देगा वो। पर इनकेस अगर उसके पास नहीं है तो वो न्यू बैच में बनाएगा, मैन्युफैक्चर करेगा, तो जो प्राइस होगा वो आज की डेट का होगा। अच्छा, पर जो सप्लायर है वो स्टॉकिंग करके रखते हैं साल पुरानी, साल डेढ़ साल, सवा साल हमारे पास स्टॉक रहते हैं। तो मेरे पास पुराना स्टॉक है, पुराना स्टॉक सस्ता होगा आज की डेट पे। अच्छा, आज की डेट के हिसाब से तो आप काफी केसेस में देखोगे कि मैन्युफैक्चरर से बेटर प्राइस आपको सप्लायर दे रहा है। ओह, तो मतलब अगर किसी को नया प्लांट लगाना है, कोई भी इंडस्ट्री में प्लांट लगा रहा है, स्टेनलेस स्टील उसका अगर लग रहा है, तो सप्लायर से लेना उसके लिए बेनिफिशियल है। देखिए मेरे हिसाब से अगर ज्यादा बड़ी क्वांटिटी होती है तो वो सामने वाले जो कंज्यूमर है उसको पता ही होता है कि यार वो काफी जगह से रेट लेगा, एक सप्लायर से नहीं, वो 10 सप्लायर से लेगा, मैन्युफैक्चरर से भी 10 मैन्युफैक्चरर से लेगा, वो सबसे रेट मैच करके वो पूरा अपना टाइम लगाएगा, क्योंकि क्वांटिटी ज्यादा है ना, एक 2 रुपए किलो पे भी उसके लाखों कम हो जाएंगे। उसके ऊपर उसका जीएसटी टैक्सेस आ गए आपके सारे, उसमें भी बहुत बचा लेगा वो। तो वो अपना पूरा टाइम लेगा उसमें, हर एक सप्लायर से बात करेगा, हर एक मैन्युफैक्चरर से बात करेगा, फिर जाके वो डिसीजन लेगा कि कहां से उसको सस्ता मिल रहा है। अच्छा, मतलब हम जो सस्ता दे रहे हैं उसके अलावा भी और भी लोग सस्ता दे रहे होते हैं? हाँ बिल्कुल दे सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो देखिए वो मैंने बताया ना, सप्लायर में जितना पुराना स्टॉक होगा या जितना आप कम प्रॉफिट मार्जिन पे काम करेंगे, ये अच्छा, भी भी आ जाता है, जितना आप कम पुराना चले जाएंगे माल पे, उतना ही आपको इजीली आप मतलब अच्छा रेट दे सकते हैं उनको। अच्छा, उतना अच्छा रेट जाएगा, ऑब्वियसली बात है, बहुत पुरानी स्टॉक है तो उसका रेट उतना है, उसका अफोर्डेबल है, फीजिबल पड़ गया, उसका प्रॉफिट मार्जिन जो है वो भी मीट आउट हो जाएगा, वो सामने वाले को अच्छे रेट पे सप्लाई भी कर देगा। यार अब जैसे अब जितना पुराना माल है उसे रखा भी गया होगा, स्टॉकिंग भी होगी। अब जैसे बिजनेस माइंडसेट तो ये कहता है कि यार हर एक चीज की कैलकुलेशन होती है। माल आ गया, मान लो 25 रुपए का माल आ गया, उसने रख दिया, उसको 25 रुपए का माल को रखने के लिए भी एक जगह ली गई होगी उसने, उसका भी रेंट उसमें इंक्लूड करेगा वो। फिर वो लेबर लगी होगी उस टाइम के लाने ले जाने की भी, और अब निकालने की भी, तो वो कॉस्टिंग भी होगी। तो वो सब कुछ बेयर करने के बाद भी उसका कॉस्ट सही पड़ता होगा। बिल्कुल। अगर देखिए आज की डेट और मैं साल 1.5 साल का एग्जांपल ले लेता हूँ, अगर 4-5 रुपए किलो का भी फर्क आया तो ये 4-5 रुपए किलो आपका सारा लेबर चार्ज, आपका स्टोरेज चार्ज मेरे ख्याल से सारा मीट आउट कर देगा आराम से। अच्छा, ये मैं आपको कम मार्जिन लेके चल रहा हूँ कि 4-5 रुपए किलो, इससे ज्यादा भी हो सकता है डिफरेंस आपका। अच्छा, 1.5 साल के अंदर। तो वैसे हर साल रेट बढ़ता घटता है या फिर इतना ही रहता है? कमोडिटी है, कमोडिटी में ज्यादा चेंजेस आते हैं।
तो आता रहता है नॉर्मली। वैसे हर साल चेंज होता है क्या? हाँ हाँ, बिल्कुल, हर महीने अच्छा, डेढ़ 2 महीने में चेंजेस आते हैं। साल तो आप बहुत ज्यादा बता रहे हैं, साल में तो बहुत ज्यादा चेंजेस आ जाते हैं। ये तो महीने कह रहा है, साल वाल की बात नहीं हो रही, महीने में हो जाते हैं। महीने में चेंज आ जाता है। हल्के में ले रहे हो क्या मार्केट को? अच्छा, मेरा अगला सवाल ये रहेगा आपसे, जैसे हर बिजनेस को चलाने के लिए पैसा लगता है, तो आप जब अपना बिजनेस को चलाते हो या कोई डिसीजन लेते हो, तो आप इमोशन के बेसिस पे डिसीजन लेते हो या फिर क्या नाम है, डेटा के बेसिस पे डिसीजन लेते हो कि करंट और पास्ट डेटा क्या रहता है या पास्ट एक्सपीरियंस क्या रहा है उसके बेसिस पे लेते हो? देखिए, मेरे ख्याल से बिजनेस में इमोशंस की तो जगह नहीं है, एज फार एज कि आप जब तक डीलिंग कर रहे हो, मतलब उसमें आप टेक्निकल्स में डील कर रहे हो या आप पैसे पे बात आ जाती है। रिलेशन जब एस्टैब्लिश करना, ऑब्वियसली आपको इमोशंस लेके आने ही पड़ते हैं वहाँ पे, जब आप लॉन्ग टर्म जा रहे हो वहाँ पे। तो जब स्टार्टिंग में कैसे करते हो? जैसे कोई एक नई डील आई है, तो उस टाइम पे आप कैसे डील करते हो? देखिए, उसको प्रैक्टिकली ही डील करना पड़ता है। उसमें आप ऐसा नहीं कर सकते कि यार पहला है, इसके साथ मैं थोड़ा इमोशनली इससे बात करके मैं उसकी बात पे मैं अग्री कर जाऊं, ऐसा नहीं हो सकता है। वो आपको प्रैक्टिकली ही चलना पड़ेगा। जो बिजनेस जैसा चलता है आपका, उसमें आप ज्यादा नए डीलर्स के साथ कुछ कर नहीं सकते उसमें। क्योंकि क्या पता वो कितने टाइम की डील ले रहा है, या फिर हाँ देखिए, वन पता नहीं है ना, वन टाइमर भी होते हैं। आप देखिए, आपका जितना मेरे ख्याल से वो सिंपल रहेंगे उसमें, उतना ही बेटर रहेगा। तो उसको ज्यादा उलझाने की जरूरत नहीं है। सिंपल से सीधी सी बात रखिए इसको, और उसको वैसे ही डील कीजिए। अच्छा, ये बताओ कि जैसे अब बिजनेस है, ऑब्वियसली होता है, बिजनेस का मतलब क्या होता है? धंधे का मतलब पैसा होता है। तो फाइनेंशियल डिसीजंस आप अपने पर्सनल लाइफ में भी इंप्लीमेंट करते हो कि लाइक जैसे यहाँ पे अपना कैश फ्लो मेंटेन करते होगे, तो पर्सनल लाइफ में भी करते हो आप? हाँ बिल्कुल। कैसे करते हो? गर्लफ्रेंड है आपकी? नहीं, गर्लफ्रेंड नहीं है। अरे सुन के बुरा लगा यार। तो देखिए, हाँ मैं खुद का करता हूँ। गर्लफ्रेंड की बात से अपने कैसे करते हो? मतलब कि गर्लफ्रेंड नहीं है तो पैसे बच गए? हाँ, बच गए, है ना? तो फिर कैसे, कहाँ इन्वेस्ट करते हो? क्या क्या ऐशी करते हो आप? देखिए, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना मेरे को पसंद है। अच्छा, तो कुछ भी बस बिल की बात बता ना, बकचोदी नहीं कि यहाँ स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं। नहीं, देखो फाइनेंस का बंदा अच्छा, सच में करते हो? हाँ, मैं सही में करता हूँ। अच्छा। मैंने 19-20 ईयर्स से ही स्टॉक में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर 19-20 से ही? दिया। हाँ भाई साहब, क्या 15-16 साल से ही कर रहे हो क्या? नहीं, 19-20 साल का था तब से कर रहा हूँ मैं। अच्छा, 19-20 साल से ही कर रहा हूँ। हाँ, अरे वाह। तो तब से मेरे को मतलब बेसिक्स तो मेरे को क्लियर थे कि इतना इन्वेस्ट करा जा सकता है। तो जब भी मेरे पास एक्स्ट्रा होते हैं, यूजुअली आराम से पर मंथ बेसिस पे इजीली निकल जाता है मेरा। कितने एक्स्ट्रा निकल जाते हैं? ये अमाउंट मैं नहीं बताऊंगा, बस ये बता सकता हूँ कि कितना एक्स्ट्रा निकल जाता है। तो मैं अच्छा, मान लो कोई स्टॉक ले रहे हो आप, किसी के स्टॉक खरीद रहे हो, तो एक बारी में कितने स्टॉक ले पाते हो? इतने से अंदाजा लग जाएगा। कोई पूरी बात चाहिए? बताओ। 500-600 स्टॉक तो आ ही जाते हैं इजीली। अच्छा, आदमी बड़ा ही बढ़िया बता रहा है। वो मैं उतने हाई क्वांटिटी मतलब देख रहे हो भाई, गर्लफ्रेंड ना होने की वजह से देखो ये आदमी कितना पैसा बचा लेता है। गर्लफ्रेंड मत बनाना भाई। तो हाई प्राइस वाले ही नहीं बात कर रहा मैं, पर उतना हाँ मतलब निकल जाता है। सीधी सी बात है, कुछ ना कुछ मेरे पास एक्स्ट्रा निकल ही जाता है, तो मैं स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता हूँ। बाकी खुद के खर्चे रहते हैं छोटे मोटे, उसमें ज्यादा कुछ नहीं रहता मेरा, और बाकी सेव हो जाते हैं मेरे। जैसे नॉर्मल आदमी तो अपने एक्स्ट्रा खर्चे में छोले भटूरे खाने चला गया, दोस्तों के साथ गेड़ी मार ली, तो यार बड़े बड़े लोग क्या करते होंगे एक्स्ट्रा खर्चों में? क्या कहाँ जाते हो आप? बड़े लोग क्या, मैं भी यहीं कहीं रहने वाला हूँ, मैं कहीं और नहीं रहता। मेरे को भी वही पसंद है जो आपको पसंद है, छोले भटूरे खाने वाने का शौकीन हूँ मैं भी खूब। अच्छा, पर हाँ ठीक है, फिटनेस से तो नहीं लग रहा है। ये देख रहे हो, ये तो छोला भटूरा तो दिख तो रहा है। देखिए, वर्कआउट भी करना पड़ता है, वो सब आप कर नहीं रहे हैं। अच्छा, कोई बात नहीं, दिल की बात नहीं बोलनी थी। सब चीज बैलेंस में चलनी चाहिए, तो मैं मॉडरेशन में रखता हूँ। अच्छा, तो कहाँ जाते हो घूमने ज्यादातर? मोस्टली दिल्ली जाता हूँ मैं। गुड़गांव में खाने का लिमिटेड ऑप्शन है और उतना अच्छा भी नहीं है। दिल्ली में ज्यादा ऑप्शन है। दिल्ली खाने के लिए तो फेमस है यार। वही। देखिए, मैं भी दिल्ली से आया हूँ, अब गुड़गांव में आके पता चल रहा है कि यार खाने में कितना फर्क है। यहाँ कह रहा मैं दिल्ली अच्छा था। यहाँ पे ढूंढना पड़ता है कौन सा अच्छा है। वहां पे ऑप्शन होते हैं भाई, ये सब अच्छे हैं, इनमें कौन से में से जाऊं। देखो सज्जनों, सीधी सी बात है, दिल्ली खाने के लिए फेमस है। अगर आप घर चेंज कर रहे हो और खाने के शौकीन हो तो चेंज मत करना, इनकी तरह परेशान होने वाले हो आप भी। अरे ऐसी हालत हो जाएगी। ऐसी हालत हो जाएगी। मेरा अगला सवाल ये रहेगा आपके लिए कि जैसे आप बीइंग एज अ डायरेक्टर बिजनेस की बात करें, तो आप रिस्क लेने से डरते हो कि लाइक कि कोई भी डिसीजन ले लिया तो रिस्क है, आपको पता है कि ये रिस्क है, खड़ा खोटा रिस्क है, धंधा आया तो करोड़ों का है, नहीं आया तो जीरो भी हो सकता है, तो रिस्क लेने से डरते हो आप? नहीं, देखिए यही है जो है अभी रिस्क लेने की। तो काफी वेज में मैं रिस्क लेता हूँ, जैसे कि कोई नया सप्लायर ढूंढना। क्योंकि देखिए, आप ट्रेडिंग में आप सेल हाई कर रहे हो, तो आपकी होना चाहिए कि यार देखिए, आपका जो जिस हिसाब से अभी करंट मार्केट चल रहा है, कॉम्पिटेटिव काफी है, तो रेट्स आपको अच्छे देने होते हैं। तो आपको यही रहेगा कि यार मेरी जो बाइंग है
मेरे प्रोडक्ट की वो स्ट्रांग रहे काफी, तो आप और सप्लायर्स ढूंढोगे और मैन्युफैक्चरर्स के पास जाओगे कि यार और मेरे को इनके रेट्स दो, जो भी आपका स्पेसिफिक प्रोडक्ट है जिसमें वो डील करते हैं उनको आप इंक्वायरी दो। तो मैं वही करता हूँ। देखिए पहले जैसे मेरे साथ डील करने में बाकी यूजर्स को डर लगता होगा फर्स्ट टाइम में कि यार ये शायद मटेरियल अच्छा ना दे, वैसे ही मेरे को भी डर लगता है कि यार मैं नए सप्लायर के पास जा रहा हूँ, नए मैन्युफैक्चरर के पास जा रहा हूँ, जो मैं ऑलरेडी मेरे पास मटेरियल है। सप्लायर के पास आप खुद सप्लायर हो तो आप सप्लायर के पास क्यों जा रहे हो? देखिए और भी बाकी स्टेट्स में जो सप्लायर्स हैं उनके पास दूसरे स्टेट्स के सप्लायर, दूसरे स्टेट्स के, तो दूसरे स्टेट्स के जो सप्लायर्स हैं उनके पास और हेवी स्टॉकिंग रहती है उनके पास, तो वो पुराने माल रहते हैं उनके पास, तो उससे मेरे को अच्छा रेट्स मिल जाता है। अच्छा, उनसे अच्छे रेट मिल जाते हैं। मोस्टली जो मेरी जो मटेरियल बाइंग रहती है वो सारी मैन्युफैक्चरर्स के साथ रहती है। इनकेस मानते हैं कि मैन्युफैक्चरर्स क्या है, वो इमीडिएट आपको डिलीवरी नहीं देगा कभी भी, पर आपको जो सप्लाई वेंडर्स हैं आपके और सप्लायर्स जिसको मैं बोल रहा हूँ, वो आपको इमीडिएट डिलीवरी दे सकते हैं आपके पास। उनके पास ऑलरेडी माल जो है, मटेरियल जो है वो उनके पास स्टोर्ड है। माल बेच रहे हो, नॉटी हो रहे हो। तो उनके पास मटेरियल जो है वो स्टॉक हो रखा है, तो वो इजीली डिलीवरी दे देते हैं। अच्छा, इसलिए हम डील ले लेते हैं उनसे। हाँ। अच्छा, अभी तक कोई ऐसा कोई मूवमेंट आया जिसमें आपने एक्चुअली अभी रिस्क लिया, कोई किस्सा हो आपके पास? काफी लिया। देखिए न्यू क्लाइंट्स को देखिए वो ऐसे हम बिजनेस में करते नहीं है और अलाउड भी नहीं है कि न्यू क्लाइंट्स को हम वो दे रहे हैं, क्रेडिट दे रहे हैं, पर मैंने काफी डील्स को क्रैक करने के लिए काफी न्यू क्लाइंट्स को क्रेडिट दिया हुआ है 25-30 डेज का भी। अच्छा। और विदाउट एनी पीडीसी। तो पूरा रिस्क था कि यार हो सकता है, मेरे को पता भी नहीं कौन है, दिल्ली का भी नहीं है कि मैं जाके भाई बात करके आ जाऊं। अच्छा। बाहर का बंदा है वो, और उससे ना कभी मिला हूं, उसका नॉर्मल कॉल आया कि भाई ये मटेरियल चाहिए, नोट डाउन किया, उसको पीआई भेजा, उसने बोला भाई पेमेंट अभी नहीं होगी, पेमेंट 30 दिन बाद होगी। पर ठीक ठाक मटेरियल ले रहा था मुझसे और मेरे को था कि यार मेरे पास नया क्लाइंट ऑनबोर्ड हो जाएगा, जो कि हुआ भी। तो मेरे को लगा चलो ठीक है, एक बार की बात है, एक बार इससे क्रेडिट में करके देख लेते हैं। तो वो मैंने खुद के बेसिस पे डिसीजन लिया था। वैसे हम, और वो अगर पैसे नहीं देता तो क्या होता? वो मेरे पे ही आता, फिर वो सारे पैसे आपको देने पड़ते वो मतलब या तो मैं निकलवा दूं उससे, या फिर मेरे को भरने पड़ते। वो एक ही बात है। वो एक ही बात है, आपकी जेब से ही चले गए। मेरे जेब से तो आ गए थे, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, मिल गए थे। क्या बाय चांस अगर ना दिए, बैक ऑफ द माइंड आपके चल रहा है कि मैंने इसको मटेरियल भी दे दिया, पैसे भी इसके उसी के पास है, मेरे पास अभी तो कुछ आया नहीं है, तो आपको डर बना रहता है कि यार ये देगा भी देगा नहीं, कहीं फोन उठाने बंद कर दे। हाँ, ये सबसे ज्यादा होता है। वो डेलिबरेटली कर भी ना रहा हो, पर वो अगर फोन नहीं उठाएगा तो आपको लगा भाई पैसे गए। चाहे वो कहीं किसी इमरजेंसी में बैठा हो, नहीं भाई पैसे गए। अच्छा सुशांत, मेरा आपसे अगला सवाल रहेगा, जैसे एक होता है लॉन्ग टर्म विजन, एक होता है शॉर्ट टर्म विजन। आप सेकंड जनरेशन हो, तो आप भी तो किसी माइंडसेट से आए होगे, तो आपको क्या लगता है कि जैसे कोई अपना न्यू प्लांट लगाने वाला है या बिजनेस लगाने वाला है या कोई न्यू बिजनेस स्टार्ट करने वाला है, तो वो किस विजन से उसे चलना चाहिए, लॉन्ग टर्म के साथ या शॉर्ट टर्म के साथ, और उसको क्या क्या चीजों पे काम करना चाहिए स्टार्टिंग में? देखिए मेरे हिसाब से विजन जो होता है वो लॉन्ग टर्म ही हो सकता है, शॉर्ट टर्म विजन नहीं, शॉर्ट टर्म गोल्स जरूर हो सकते हैं आपके। अच्छा, शॉर्ट टर्म गोल्स हो सकते हैं। मेरे हिसाब से तो यही हो, ऐसे ही वर्क करना चाहिए। शॉर्ट टर्म विजन नहीं हो सकता है, विजन हमेशा लॉन्ग टर्म ही रहेगा आपका, कि मेरे को वहां तक उस चीज को उस हाइट तक ले जाना है, इसको वहां ग्लोबल स्केल पे ले जाना है, या मेरे को वो एरिया कैप्चर करना है, ये सारी लॉन्ग टर्म वाली बात है। शॉर्ट टर्म गोल्स ये हो सकता है मेरे को वो डील क्रैक करनी है, उसको ऑन बोर्ड लेके आना है, ये शॉर्ट टर्म गोल्स हैं आपके। विजन हमेशा आपको लॉन्ग टर्म ही होना चाहिए और उसी पे वर्क करे तो बेटर है। छोटी मोटी चीजों में आपको खुशी मिल, देखिए लेनी चाहिए उससे, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, छोटे छोटे गोल्स जैसे मैं बोल रहा हूँ शॉर्ट टर्म गोल्स, वो आप अचीव करते हो, उसमें खुश होना चाहिए, पर उसको लॉन्ग टर्म विजन से कंपेयर नहीं किया जा सकता। लॉन्ग टर्म विजन वो चीज है जो आपको सुबह उठा के काम पे लगा दे। सही बात है ना, रात को सोने ना दे। नहीं, रात को तो सोने दे। रात को अच्छी नींद दे, तभी तो आप कहीं बोल पाओगे। ज्यादा इसको मोटिवेशनल नहीं कर सकते ना। तो रात को सोने भी दे, ऐसी बात नहीं है कि रात को भी चढ़ा के रखे। ब्रेकअप मत कर लेना कोई रात में। तो लॉन्ग टर्म विजन ऐसा है कि आपको ड्राइव दे कि हाँ यार सुबह काम पे जाना है, ये करना है, इस पे तो आप रोज उस पे मेहनत करोगे, तब जाके लॉन्ग टर्म विजन आपका 5 साल 10 साल जितना भी आपका लॉन्ग टर्म विजन है, जितना आप लॉन्ग टर्म पीरियड ले रखा है, उस टाइम पे आके अचीव होगा। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू है मेरा। तो मतलब आपके अकॉर्डिंगली लॉन्ग टर्म जो होता है वो विजन होता है, शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं, राइट? तो जैसे कोई अपना न्यू बिजनेस स्टार्ट करने वाला है या कोई अपना कोई प्लांट लगा रहा है, कुछ भी लगा रहा है आपकी लैंग्वेज के अकॉर्डिंगली, तो उसको स्टार्टिंग में क्या करना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए? देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो स्टार्ट करने से पहले की बात है, उसको नॉलेज पूरी होनी चाहिए। कोई भी इंडस्ट्री को, मैं अपने ही बिजनेस की बात नहीं कर रहा, किसी भी लाइन का बंदा हो,
उसको अपनी लाइन की नॉलेज उतनी होनी चाहिए कि वो काम कर सके और करवा भी सके किसी हाँ से। हाँ, सही बात है। आपको अगर नॉलेज नहीं होगी तो कोई भी सामने वाला आज के जमाने में तो उल्लू बना के चले जाएगा आपका। अरे बिल्कुल भाई, बिल्कुल। तो आपको उतना नॉलेज होना चाहिए कि आप उसको देख सको, मैनेज कर सको काम को, कि हाँ यार ये काम ठीक कर रहा है कि नहीं कर रहा है। नहीं कर रहा है तो आपको पता होना चाहिए कौन से बंदे को उसके लिए रखना है। हाँ, आपको नॉलेज नहीं है कि क्या करना है तो आप वो क्या कर रहा है आपको पता भी नहीं चलेगा फिर। आपको अगर उस काम की भी नॉलेज नहीं है तो आप बंदा भी रिक्रूट नहीं कर सकते। आपको ये भी नहीं पता ना कौन बंदा करके देगा ये। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो उसकी नॉलेज होनी चाहिए, वो किया कैसे जाता है उसके बेसिक्स पता हो तो आप आगे बढ़ सकते हो। हर लाइन के लिए ये है। अगर आपको बेसिक्स क्लियर हैं, आपको पता है कि क्या कैसे आगे प्रोसीड किया जाएगा इसमें, फिर आप अपने मेरे ख्याल से इंडस्ट्री एक्सपर्ट से मिलिए जिससे भी आपको कंफर्टेबल लगे, जो इंडस्ट्री की नॉलेज रखता है उसकी। आप कैसे करते हो, जैसे कोई न्यू आता है आपके पास, आप कैसे डील करते हो उसके साथ? देखिए काफी नए बंदे आते हैं तो उनको तो पहले तो देखिए जो आते हैं मेरे पास नए बंदे, उनको एक तो बेसिक नॉलेज होती है स्टेनलेस स्टील की। जो भी स्टेनलेस स्टील ले रहा है उनको बेसिक नॉलेज तो है ही, तो उसमें मेरे को उनको इंट्रोडक्शन नहीं देना पड़ता प्रोडक्ट का। बिल्कुल बिल्कुल। बस ये है कि उनको ये नहीं, साइजेस में, थिकनेस में, टेक्निकल्स में वो वीक होते हैं क्योंकि वो न्यू आए हैं, वो बिजनेस कर रहे हैं, वो थोड़ी वो चीज अभी तो स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते उसको सब पता होगा, या कंपेयर नहीं कर सकते कि जो मैं काम रोज कर रहा हूँ वो काम वो रोज तो कर नहीं रहा है, वो अब ये आए हैं। तो अब ये अज्यूम करके नहीं चल सकते। तो हो सकता है आपको काफी उसको बताना पड़े टेक्निकल, पर वो ठीक रहता है। उसको पता चलेगा, उसको क्लैरिटी आएगी तो वो ही आपको ऑर्डर देगा। हाँ हाँ सही बात है। जब वो क्लियर ही नहीं है तो फिर ऑर्डर कैसे देगा? तो वो देखो, उसको आपने क्लैरिटी दी, उसको आपने अपनी बातों से सेटिस्फाई किया, फिर आप उसकी रिक्वायरमेंट पे आके उसको बताओगे कि हाँ ये मैं दूंगा आपको, ये आपने उसको टाइम लगाया उसके ऊपर, तो ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा आपको उसके साथ। हाँ, ये है कि ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा तो वो कहीं और मुड़ के देखेगा ही नहीं, वो आपकी तरफ ही देखेगा कि यार इन्होंने मेरे पास इतना टाइम दिया है। ट्रस्ट गेन हो जाएगा, रिलायबिलिटी अपना आप आ जाएगी उसके ऊपर, तो अपना आपका साथ बन जाएगा उसके साथ। तो मतलब उसे पहले एक तरह से लगा लो कि अगर कोई आता है तो पहले आप उसे काउंसिल कर देते हो, है ना, अगर नीड है तो। हाँ मोस्टली तो वो लोग नॉलेज, मतलब बेसिक से पहले अपनी नॉलेज होनी चाहिए। जो भी बंदा अपना बिजनेस स्टार्ट करने वाला है, क्या कर रहा है, कैसे करने वाला है, उसकी नॉलेज होनी चाहिए। ग्रेड की होनी चाहिए, क्योंकि काफी होते हैं कि ग्रेड आपको बोल देंगे कुछ और देंगे। अगर आपको नॉलेज नहीं होगी तो आप उसको टेस्ट वेस्ट नहीं करा पाओगे, और आप सस्ते माल के लिए महंगा खरीद लोगे उसको, और आपको ही नुकसान हो जाएगा। वो लगाने में भी नुकसान हो जाएगा, पैसे आपने जो दिए वो भी ज्यादा दे दिए, तो उसमें डबल नुकसान आप समझ लीजिए। डबल नुकसान हो गया ना फिर। हाँ सही बात है। अच्छा चलो, बहुत सारे सवाल हो गए हैं, बहुत सारे इंटरेस्टिंग सवाल हो गए हैं, इस पॉडकास्ट को यहीं एंड करते हैं। मेरा एक लास्ट सवाल रहेगा, मुझे वो बताओ आप बस, जैसे आप भी अपना एक कोई विजन के साथ अपने इस बिजनेस में एंटर हुए होगे, तो आपने अपने आप को आने वाले 5 साल में कहाँ देखा है? ये 5 साल में मैंने अपना को 10 साल ले लेते हैं, 5 से 10 साल की विजन मेरा लॉन्ग है काफी। तो मैं उसको जल्दी करने में, मेरे को जल्दीबाजी भी नहीं है, उसको आराम आराम से करेंगे उसको, मेरे को हड़बड़ी नहीं है। स्लो डाउन बेबी। हाँ तो तो उसमें मैं ये देख रहा हूँ कि ज्यादा से ज्यादा एरिया कैप्चर करूँ मैं, ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स यूजर्स को मैं लोकेट करूं। देखिए हमारी इंडस्ट्री में सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि लोग डिजिटली अवेलेबल नहीं है उतना। आप गूगल पे जाएंगे, आपने भी देखा है कि उतने अवेलेबल नहीं है, तो उनको ऐसा है कि हमें ढूंढ के निकालना पड़ेगा और उनको बताना पड़ेगा कि भाई आपको स्टेनलेस स्टील हमसे लेना है। बल्कि क्या है, मुझे की बात है, लोगों को चाहिए भी होता है बट अवेलेबल ही नहीं है, तो उन्हें कैसे कनेक्ट करेंगे हम? तो वो भी जो भी रन कर रहे हैं फिलहाल उन बिजनेसेस को, वो 90s के लोग ही कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से वो एक जो ट्रांजिशन आना चाहिए था, जो एक बड़ा चेंज आना चाहिए था, आज के यूथ अगर इन्वॉल्व होते उसमें, तो मेरे ख्याल से वो गूगल पे या कहीं ना कहीं उनकी विजिबिलिटी होती। मतलब भाई के अकॉर्डिंगली मैं आपको बताता हूँ ब्रो, अगर आप लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे हो तो अपने फादर साहब को बोलो रेस्ट करो और आप डिजिटल आओ, ताकि आपको अप्रोच कर सकें। तो मेरे लिए काम इजी हो, इनके लिए काम इजी होगा भाई। देख लो भाई, थोड़ा सा कर दो सपोर्ट। तो उनको लोकेट करना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अगर मैं दिल्ली एनसीआर रीजन ही ले लूं सिर्फ, तो उसमें इंडस्ट्रियल एरियाज इतने ज्यादा हैं कि अगर उनको करने लग गए तो 6-7 महीने 8 महीने तो कहीं नहीं गए। हाँ आराम से आराम से। और उसकी भी इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट बन जाएगी, उस पर फॉलो अप लेना उनसे, उनको फिर वो एक कॉल पे भी तो बात नहीं करते, इंट्रोडक्शन देना प्रोडक्ट का, वो सब करना, वो एक कॉल वाली बात तो कहीं नहीं हो पाएगी इसमें, तो बिल्कुल ही नहीं हो पाएगी। तो उसमें टाइम लगेगा काफी। और देखिए विजन बहुत बड़ा है। मैं ऑनेस्टली बताऊं, मैं विजन शेयर नहीं करता किसी के साथ। अच्छा चलो कोई बात नहीं, मैं समझ गया। आप अपना भाई बंदा दिल की बात करता है और डायरेक्ट बात नहीं करता, वो इसका एक्शन मैटर करेंगे। अब कोई बात नहीं सुशांत, अब यही बात रखते हैं, देखेंगे 5 साल 8 साल बाद।
ठीक है, चलो इस पॉडकास्ट को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में, देखते हैं अगला गेस्ट कौन आता है। और ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के लिए मुझे सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आप अपना न्यू प्लांट लगा रहे हो, कुछ भी न्यू एक्टिविटी कर रहे हो और जिसमें आपको स्टेनलेस स्टील की रिक्वायरमेंट होगी, तो ही इज सुशांत मुदल, डायरेक्टर ऑफ यूनि इम्पैक्ट स्टेनलेस स्टील्स। आप इन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में इनका नंबर डाल दूंगा और कैप्शन में भी मेंशन कर दूंगा, तो आप इन्हें कांटेक्ट करना और अपने प्लांट को बनाना। और देखो भाई, साफ बात है, सरल सी चीज है कि जितना मटेरियल अच्छा होगा वो उतना ही महंगा होगा, तो थोड़ा सा ध्यान से, है ना, बिल्कुल, तो थोड़ा ध्यान से चीजें करना, लॉन्ग टर्म विजन के साथ करना और अच्छे से करना और बढ़िया करना। मिलता है अगले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।